सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन होने लगा। उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता समाप्त होने लगी। अखंड भारत पुनः खंड खंड हो गया। सभी राजा अपना राज्य अलग कर आपस में झगड़ने लगे। इस एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयास शक व कुषाण शासकों द्वारा किया गया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। वे अपने क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गए। तब एक महान वंश अस्तित्व में आया, जिसने पुनः खंडित भारत को अखंड बनाकर इसे स्वर्णिम काल प्रदान किया। वो वंश था गुप्त वंश। गुप्त वंश कुषाणों के सामंती थे। इस वंश का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, परंतु इसका प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त की तलवार की धार आसपास के राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए काफी थी। उसकी वीरता की धमक से कई राज्य मगध के अधीन हो गए। चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र दहेज में मिला था, जिसे उसने अपनी राजधानी बना लिया। चंद्रगुप्त के कई पुत्र थे, परंतु उसका सबसे प्रतापी पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली था। समुद्रगुप्त के शौर्य की चर्चा उसके बाल्यकाल से ही फैलने लगी। कहा जाता है कि उस बालक को भय क्या है यह तो पता ही नहीं था। सिंहों के साथ खेलना उसका शौक था। पिता चंद्रगुप्त के कई संतानें थी, परंतु वह जानते थे कि उनके वंश और भारतवर्ष का सम्राट बनने की योग्यता केवल समुद्रगुप्त में ही है। अतः उन्होंने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके भाइयों को पिता का यह निर्णय कुछ रास नहीं आया और वो विद्रोह कर बैठे। पर जिस सिंह रूपी समुद्रगुप्त से संपूर्ण आर्यावृत कांपता था, भला उसके सामने ये विद्रोह कहां तक टिक पाता। आखिरकार मां भारती का ये वीर पुत्र मगध की गद्दी पर बैठता है और निकल पड़ता है अखंड भारत के अभियान पर। कुछ राज्यों ने तो उसके राज्याभिषेक की सूचना मात्र से ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिंहासन पर आरूढ़ होते ही समुद्रगुप्त ने भारत को एकीकृत करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम उसने उत्तरी भारत, जिसे उस समय आर्यावृत कहा जाता था, का अभियान किया और 12 राजाओं को पराजित करके उनका समूल नाश कर दिया। उसके बाद दक्षिण भारत, जो अब तक उसके पिता चंद्रगुप्त की पहुंच से बहुत दूर था, वहां के 12 राजाओं का भी उन्मूलन उसने किया। सभी 12 राजाओं को समुद्रगुप्त बुरी तरह पराजित करता है। दक्षिण के राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। समुद्रगुप्त उनसे नित्य कर और उपहार की शर्त पर उन्हें राज्य लौटा देता है। इस प्रकार समुद्रगुप्त उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत को अपने एक छत्र अधिकार में ले लेता है। जो भी राजा समुद्रगुप्त से विद्रोह करने की सोचता भी, तो उसे उसकी तलवार की धार का सामना करना पड़ता। काल रूपी समुद्रगुप्त अपने शत्रुओं पर इस प्रकार टूटता कि कई पीढ़ियों तक युद्ध की हिम्मत वो राजा कर नहीं पाते। केवल उत्तर और दक्षिण के राजा ही नहीं, विदेशी राजाओं में भी समुद्रगुप्त की धमक फैल गई थी। कुछ विदेशी शक्तियां तो भारत पर आक्रमण की सोचने से भी दूर हो चुके थे, परंतु कुछ राज्यों ने समुद्रगुप्त के होते हुए भी भारत पर आक्रमण किया। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उन्हें बुरी तरह रोन दिया।
विदेशी राजाओं ने अपनी कन्याओं का विवाह समुद्रगुप्त से और उसके परिवार के पुरुषों से किया। इस प्रकार विदेशी राजाओं ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर उसका सम्मान बढ़ाया। कुछ राजा स्वयं उसके दरबार में उपस्थित होते तो कुछ अपने दूत भेजते। एरण अभिलेख में कहा गया है कि अगर समुद्रगुप्त रुष्ट हो जाए तो यमराज के समान है, परंतु प्रसन्न होने पर कुबेर के समान। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया। एक भी युद्ध ऐसा नहीं जिसमें उसकी एक तरफा जीत न हुई हो। समुद्रगुप्त का काल भारत के संपूर्ण इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है कि उसने न केवल खंडित भारत को पुनः अखंड किया, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति को चरम पर पहुंचा दिया। समुद्रगुप्त के राज्य में सुरक्षा से विदेशी व्यापारी भी आकर्षित होने लगे। भारत से विदेशी व्यापार बढ़ने लगा। समुद्रगुप्त की प्रजा अत्यंत धनी और खुशहाल हो गई। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करता था। मां भारती के इस सपूत ने खंडित भारत को न केवल अखंड किया, अपितु इसकी कीर्ति को संपूर्ण विश्व में फैला दिया। इतिहास के ऐसे ही पन्नों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।